किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। अनाज में गंदम और चावल के बाद मकई सबसे ज्यादा काश्त की जाने वाली फसल है। मकई की फसल पाकिस्तानी किसानों में बहुत मकबूल हो रही है। ये वाहिद फसल है जिसके जेरे काश्त रकबा कम होने की बजाय 2% सालाना के हिसाब से बढ़ रहा है और इसकी कीमतें भी मार्केट में मुस्तहकम नजर आती हैं। पाकिस्तान भर में 4 मिलियन एकड़ पर मकई काश्त की जाती है, जिससे तकरीबन 8 मिलियन मैट्रिक टन अनाज हासिल किया जाता है। छलियां तोड़कर बाकी मांदा फसल से जानवरों का चारा बनाया जाता है। इस तरह छलियों समेत कुतरा हुआ चारा साइलेज कहलाता है और साइलेज कमर्शियल डेयरी फार्म की बुनियादी जरूरत बन चुका है। यूं कह लीजिए कि गंदम की तरह मकई भी जानवरों और इंसानों के खाने के काम आती है। हमारी फी एकड़ मकई की पैदावार कम है। वजह सिर्फ ये है कि किसान बीज के चुनाव में कहीं ना कहीं गलती करता है। मौसमी मकई की काश्त हो या बहारिया या फिर साइलेज के लिए मकई लगाना मकसूद हो, सबका बीज और पैदावारी टेक्नोलॉजी अलग-अलग है। आज का प्रोग्राम भी मकई के बीज के चुनाव के बारे में है और इसकी पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में। मकई दुनिया भर में उगाई जाने वाली फसल है जो इंसानी खुराक के साथ जानवरों और पोल्ट्री की खुराक का भी अहम जरिया है। अमेरिका, चाइना, ब्राजील, मेक्सिको और अर्जेंटीना समेत दुनिया के बहुत से ममालिक की मुस्तकिल खुराक गंदम की बजाय मकई ही है। मगर पाकिस्तान में मकई का आटा खाने का रिवाज बहुत कम है। मकई का आटा ग़िज़ाइयत के एतबार से गंदम की निस्बत ज्यादा मुफीद होता है। माहिरीन खुराक के मुताबिक मकई का आटा शुगर, मोटापा, ब्लड प्रेशर और बहुत सी दीगर बीमारियों के कंट्रोल में मददगार साबित होता है। गंदम की फी एकड़ औसत पैदावार 30 मन जबकि मकई की 100 मन से भी ज्यादा है। मकई की फसल साल में 2 बार काश्त होती है। पाकिस्तान में सिर्फ 5% रकबे पर मकई की काश्त की जा रही है, जो इंतहाई कम है। इसे बढ़ाकर न सिर्फ पाकिस्तान में जारी आटे की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाया जा सकता है, बल्कि शहरियों को सस्ता मकई का आटा भी फराहम किया जा सकता है। पाकिस्तान के ज़री सेक्टर में ग्रोथ ना होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि किसान की मसनूआत की कीमत पूरी नहीं मिलती, जिससे किसान मायूस हो जाता है और वो मसनूआत दोबारा काश्त करना छोड़ देता है। मगर मकई के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मकई 3 से 4 मुख्तलिफ अशिया के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से इसकी मार्केट स्टेबल रहती है। पाकिस्तान में मकई 60% तक पोल्ट्री और लाइव स्टॉक की फीड के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा 30% मकई प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है, जिसकी मुख्तलिफ मसनूआत बनाई जाती हैं। कुल मकई की पैदावार का सिर्फ 6% हिस्सा खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कुल पैदावार का 4% बीज के तौर पर इस्तेमाल होता है। मकई की अच्छी पैदावार के लिए मजीद किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये जानने के लिए हमारे साथ एहसन मल्ली साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किसानों को क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये सर फरमाइएगा, ज़मीन की तैयारी से लेके और खादों के प्लान तक किसानों को क्या क्या करना चाहिए? मकई की फसल के लिए भारी महरा ज़मीन जिसमें पानी को जज़ब करने की सलाहियत मौजूद हो और उसमें नामियाती मादा की मिकदार जो है वो कम से कम 1% से ज़्यादा हो, तो इस तरह की ज़मीन का इंतखाब करना चाहिए। फ्लैट ज़मीन पे कभी भी भरपूर पैदावार नहीं आ सकती, तो बेहतर तरीका जो है, जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, वो रिजेस पे या पटड़ियों पे काश्त करने के लिए है। बहारिया क्रॉप में जब हम फसल सो करते हैं तो उस वक्त दर्जा हरारत कम होता है, तो हमें सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम बीज को सूरज की साइड में लगाते हैं। जबकि ये मौसम जो आगे आ रहा है, यानी शरकन गरबन, हम जो अपनी खेलियां बनाते हैं वो शरकन गरबन बनाते हैं। जी, शरकन गरबन निकाल के, और जो अगला सीजन आ रहा है उसमें हमने सूरज की तरफ नहीं लगाना बल्कि सूरज की दूसरी तरफ लगाना है, क्योंकि सूरज की हीट ज़्यादा होती है काश्त के वक्त। जी ठीक है सर, ये फरमाइए कि जो बेसल डोजेस खाते हैं ज़मीन की तैयारी के वक्त मकई के लिए, वो कौन कौन सी ज़रूरी हैं? देखिए, खादों का ज़मीन की तैयारी के वक्त डालना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो फास्फोरस और पोटाश की खादें हैं, इनकी फसल को इब्तदाई दिनों में इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ज़मीन की तैयारी के वक्त
जो है फास्फोरस खाद और पोटाश खाद, ये तमाम डोज जो है ये ज़मीन की तैयारी में ही डाल देनी चाहिए। जी सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसानों को खादों के इस्तेमाल से कबल ज़मीन का तज्ज़िया ज़रूर करवाना चाहिए ताकि पैसे भी बच जाएं और पैदावार भी अच्छी आए। पाकिस्तान में मकई की फ़ी एकड़ पैदावार जांचने के दो पैमाने हैं। साइलेज की पैदावार 450 से 500 मन के दरमियान आती है, जबकि छलियों की पैदावार 80 से 100 मन के करीब आती है। आइए आपको बताते हैं कि मकई काश्त करने वाला किसान फी एकड़ कितने अखराजात करता है और कितना मुनाफा कमाता है। मकई पाकिस्तान की वाहिद फसल है जिसका रकबा बढ़ रहा है। वजह सिर्फ ये है कि किसानों को इसमें से प्रॉफिट ज्यादा मिलता है और रिस्क का खतरा नहीं होता। मगर ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन होता है जब आप बीज का चुनाव मकासद को सामने रख कर करें। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको चंद माहिरीन के पास लिए चलेंगे जो आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ सीजन्स में कौन सा मकई का बीज अच्छी पैदावार देता है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बीज अच्छा होगा तो पैदावार अच्छी आएगी। इस वक्त पाकिस्तान में दो मुख्तलिफ इकसाम के बीज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड। हाइब्रिड बीज हमारे तरक्की पसंद किसान इस्तेमाल करते हैं, जबकि नॉन हाइब्रिड ऐसे किसान इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने जानवरों का सब्ज चारा बनाना हो। आइए चंद किसानों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि मकई काश्त करते वक्त बीज के चुनाव में किन बातों का ख्याल रखते हैं। मक्की का जो पहला प्रोसीजर होता है वो बीज का इंतखाब होता है। तो जब हम बीज खरीदने जाते हैं तो हम सोचते हैं हम किस कंपनी का बीज लें। तो हमारे ज़हन में ये आता है कि वो हम उस कंपनी का बीज लें जिसके बीज में क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा हो, गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत हो। अगर सैलरी लगाना हो तो सैलरी के बारे में हम सोचते हैं कि किस कंपनी का बीज लें जिससे हमें सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे सके। तो हम इन चीज़ों का इंतखाब जो है ना वो समझ सोच कर करते हैं कि किस कंपनी का बीज हमारे लिए बेहतर रहेगा और ज़्यादा प्रॉफिट देगा, ज़्यादा हमारे लिए मुनाफा बख्श होगा। तो मैं तमाम अपने ज़िम्मेदारों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी किसी भी कंपनी का बीज लें तो ये कम से कम ये देखें कि हमारे लिए बेस्ट कौन है, हमारे मौसम के लिए, हमारे इलाके के लिए कौन सा बीज मौजूद है वो खरीदें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सकता है, हमारा खर्चा कम और हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकती है। मक्की की पैदावार के लिए सबसे पहले तो हम ना देखते हैं कि किसी अच्छी कंपनी का बीज हमने ख़रीदना है, हम ख़रीदते हैं। ये नहीं है कि बीज तो आम भी मार्केट से मिलती है, लेकिन जब तक ये अच्छा बीज नहीं होगा उस इतनी अच्छी पैदावार नहीं होगी। तो जब बीज हम ख़रीदते हैं तो उसके लिए मौसम का जो मद्देनज़र रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। मौसम के लिहाज से जो बीज है वो बीज हम बोते हैं ताकि अच्छी पैदावार हो सके। अगर सर्दी वाला बीज जो है वो अगर हम गर्मी में थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो जाए तो तब बुआई करेंगे, तब वो पैदावार अच्छी नहीं होती, जो हमें तकरीबन लॉस होता है। तो पहले भी बीज चंगा लेना है जी। बीज अगर चंगा होगा तो साड़ी फसल अच्छी होगी। गर्मी का बीज लैदा है, सर्दी का बीज लैदा है, क्योंकि अगर बीज साड़ा अच्छा होगा साड़ी फसल झाड़ ज़्यादा देगी, जिमीदार नूं प्रॉफिट ज़्यादा आएगी, साड़ा मुल्क जिहड़ा है वो तरक्की याफ्ता होगा। पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में साल में 2 मरतबा मकई काश्त की जाती है। मौसमी मकई जो जून और जुलाई में काश्त होती है, बहारिया मकई जो फरवरी और मार्च में काश्त की जाती है। मगर इस वक्त मार्केट में ऐसे बीज आ चुके हैं जो जून की सख्त गर्मी को भी बर्दाश्त करते हैं, यानी अब हम मकई जून में भी काश्त कर सकते हैं। हर मौसम में मकई काश्त करने के लिए अलहदा बीज का इंतखाब किया जाता है, तभी अच्छी पैदावार आ सकती है। मकई की अच्छी पैदावार के लिए हर मौसम और हर इलाके के लिए बीज अलहदा क्यों चुना जाता है, ये जानने के लिए हम इस वक्त कामरान अशरफ साहब के साथ मौजूद हैं। कामरान अशरफ साहब बीज के माहिर हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। अगर हम देखें पाकिस्तान में मकई की काश्त 2 सीज़न है, जिस तरह पहले भी बात कर रहे थे कि मौसमी और बहारिया। बहारिया सीज़न जनवरी, फरवरी और मार्च में काश्त किया जाता है। वो इस तरह हम बात करें अगर मौसमी की तो जून, जुलाई, अगस्त में किया है। तो आप अगर एनालिसिस निकालें तो एक बिग डिफरेंस आपको देखने में मिलेगा, वो मौसम का है। आपको जनवरी फरवरी में ठंडा मौसम देखने को मिलता है। इसी तरह अगर हम बात करें जून जुलाई में तो आपको खासा गर्म मौसम देखने को मिलता है, और यही बड़ा फ़र्क है जिसकी वजह से बीज अलहदा हैं। जो जनवरी और फरवरी मार्च की काश्त है, बहारिया काश्त है, उसके लिए जो बीज इंपोर्ट किए जाते हैं वो टेम्परेट इलाके से, ठंडे इलाकों से किए जाते हैं।
इस तरह जून जुलाई अगस्त की बात करें तो वो गर्म इलाकों की किया जाता है, जहाँ पे जिसमें हम कह सकते हैं थाईलैंड जैसे इलाके। तो इस तरह ये डिवीजन एक बड़ी डिवीजन है। हम नहीं कर सकते कि जनवरी फरवरी की काश्त वाले बीज हम दूसरे मौसम में लगा दें, क्योंकि पैदावारी पोटेंशियल डिफरेंट होगा, उसको गर्मी और मौसम को बर्दाश्त करने की सलाहियत में फ़र्क आ जाएगा। हमारे अक्सर किसान ये गलती करते हैं कि वो पिछले साल का बीज पड़ा अगले साल इस्तेमाल कर लिया या बगैर तहकीक के बीज ले लिया, तो इससे कितनी पैदावार मुतासर होती है? मेरा ख्याल है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो एक ही साल में एक नतीजा ज़रूर निकाल देते हैं कि एक ही मौसम का दूसरे मौसम में बीज कामयाब नहीं हो सकता। किसान जो मकई काश्त करते वक्त कौन सी बड़ी गलतियां करता है जिसकी वजह से पैदावार मुतासर होती है? आपने देखा है कि जून में गर्मी का तनासब डिफरेंट होता है, ह्यूमिडिटी डिफरेंट होती है, जुलाई और अगस्त में डिफरेंट होती है। सो वक्त की मुनासबत से बीज का इंतखाब करें और उस बीज के इंतखाब को देखते हुए आप वक्त काश्त को मद्देनज़र रखें और वहाँ पे बर्दाश्त। दूसरा एक और चीज़ हो जाती है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या हम पैदावार लेना चाहते हैं या हम साइलेज की पैदावार लेना चाहते हैं। सो उस मकसद के लिए भी आपको बीजों का इंतखाब उसी को सामने रख के करना चाहिए। और इसके बाद अगर हम बात कर लें जिसमें बर वक्त बर्दाश्त, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कुछ ज़िम्मेदार ऐसा करते हैं कि मंडी में रेट बेहतर होने की वजह से वो कच्ची तुड़ाई कर लेते हैं, जिसमें न सिर्फ 20 से 30% पैदावार नुकसान करते हैं बल्कि वो फ़ी एकड़ मुनाफा भी उनको कम देखने को मिलता है। इसलिए बर वक्त काश्त और बर वक्त बर्दाश्त ये बहुत अहम पहलू है जिनको फोकस करना ज़रूरी है। सर, फाल आर्मी वर्म कुछ सालों से किसानों के लिए एक टेंशन बना हुआ है, तो उसका क्या हाल रिकमेंड करते हैं? सो फाल आर्मी वर्म के लिए मियारी जहर का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले जो जहर चल रहे हैं ज़िम्मेदारों ने बहुत ज़्यादा स्प्रे करने के बाद उनमें कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो रही है। सो इसके लिए अगर हम बात करें ज़िम्मेदार के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो बायर का एक बड़ा अहम प्रोडक्ट जो है ना, वो नया प्रोडक्ट है, वो मुतारफ़ कराया गया है इसी साल, वाइगो। सो वाइगो एक बेहतरीन नई केमिस्ट्री है, जदीद प्रोडक्ट है, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, और उसके 2 स्प्रे से जो है ना वो फॉल आर्मी किस वक्त स्प्रे करना है उसका किया जा सकता है। वक्त इस्तेमाल की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है जो आपने सवाल किया है, वो बड़ा ज़रूरी है कि जैसे ही आपको हमला नज़र आए, तो हमला आपने पत्तों को देखते हुए जैसे ही पत्तों के ऊपर खुरचे हुए निशान नज़र आए तो आपने स्प्रे का फ़ैसला ले लेना है। सो फैसला जब लेते हैं, और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि राइट एप्लीकेशन टेक्निक, जिसमें हम कहते हैं कि 120 लीटर पानी ज़रूर आप लगाएं, क्योंकि एक एक लाइन को फोकस करते हुए स्प्रे करें, और इसकी गो में जब तक मुकम्मल स्प्रे नहीं पहुंचेगा तो फाल यानी हर पत्ते को अच्छी तरह से गीला करें। अच्छा सर, एक और बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको किसान इग्नोर कर देता है जबकि वही पौधे की खुराक खा रही होती हैं। तो इसमें ये फरमाइए कि प्री एमरजेंस सही रहता है, पोस्ट एमरजेंस सही रहता है, और आपके पास उसका सलूशन है क्या? सो एक चीज़ तो वेरी क्लियर है कि इन जड़ी बूटियों को, ये जो हमारी फसल की दुश्मन है, इनको जितनी जल्दी तलफ कर लिया जाए ये उतना ही बेहतर है, ताकि हमारी खुराक हमारी मेन फसल को लग सके। सो बायर का एक प्रोडक्ट है अडिंगो एक्स्ट्रा। सो मार्केट में इन्होंने मुतारफ़ कराया, पिछले साल ही मुतारफ़ कराया, और ज़िम्मेदार बहुत पसंद भी कर रहे हैं। मकई ही जैसे उगाव मुकम्मल कर ले, तरवतर हालत में इसको स्प्रे करें और 100 से 120 लीटर पानी लगाएं, और बेहतरीन तमाम तर जो ख़ानदान की जड़ी बूटियाँ हैं, घासनुमा डीला ख़ानदान, और इसके अलावा आप बात करें चौड़ा पत्ता, मुकम्मल कवरेज ये देती है। जी कामरान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, अच्छे वक्त पे फैसला करना कि बीज आपको आपके एरिया के हिसाब से और टेम्परेचर के हिसाब से कौन सा चाहिए, यही मुतय्यन करता है कि आपकी पैदावार अच्छी आएगी, एवरेज आएगी या बुरी आएगी। मकई की काश्त साइलेज के लिए करनी हो या छलियों के लिए, इस वक्त मार्केट में डिकाल्ब बीज ही तरक्की पसंद किसानों की अव्वलीन तरजीह है, और यही बीज इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा फरोख्त हो रहा है। डिकाल्ब की बहारिया इकसाम की बात करें तो 6 मुख्तलिफ इकसाम के बीज दस्तयाब हैं, जबकि मौसमी काश्त के लिए 5 मुख्तलिफ वैरायटीज हैं, जिनमें से 4 इकसाम पीला हाइब्रिड जो पंजाब में काश्त किया जाता है, और 1 सफेद हाइब्रिड है जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में काश्त किया जाता है। बीज के बारे में मजीद जानने के लिए आपको मकई के बीज के माहिर के पास लिए चलते हैं। बीज के बारे में मजीद जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ रेहान रियाज साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि डिकाल्ब बीज किसानों की अव्वलीन तरजीह क्यों है? डिकाल्ब बीज किसानों की अव्वलीन पसंद इसी वजह से है कि किसानों की जो अव्वलीन डिमांड है कि उनकी पैदावार बेहतर आए। तो पैदावार के लिए हम दोनों सीज़न में, चाहे वो बहारिया हो चाहे वो मौसमी मकई का बीज हो, ऐसे रिसर्च बेस्ड
हम हाइब्रिड्स दे रहे हैं जिनकी वजह से ज़िम्मेदार औसतन 10 से 15 मन ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं। सर ये फरमाइए कि जो मुख्तलिफ बीज हैं डिकाल्ब के, उसकी अगर डिवीज़न की जाए तो मौसमी काश्त के लिए कौन कौन से बीज आप रिकमेंड करते हैं और किस एरिया के लिए, किस दर्जा हरारत के लिए क्या क्या सीड की वैरायटीज़ हैं हमारे पास? मौसमी काश्त में इस वक्त हमारे पास 4 हाइब्रिड्स हैं। DK 8148 है, DK 8022 है, DK 6789 और DK 6714 है। हाँ, इनको आप सेगमेंट वाइज कर सकते हैं। जैसे DK 6714 जो है वो आप अगेती से पछेती काश्त में कहीं भी काश्त कर सकते हैं। अभी आलू वाले ज़िम्मेदार इसको लगा सकते हैं। DK 6799, DK 8022 ये भी अगेती से पछेती काश्त में अभी जो है आलू वाला फार्मर इन्हें लगाएगा। और साइलेज वाले फार्मर के लिए स्पेशली ये दोनों हाइब्रिड बहुत अच्छे हैं क्योंकि साइलेज की पैदावार इनकी बहुत बेहतर है। और हमारा जो लीडिंग हाइब्रिड है DK 8148, उसकी काश्त हम रिकमेंड करते हैं दरमियानी से पछेती, और वो इस वक्त पाकिस्तान में लीडिंग हाइब्रिड है पैदावार के वाले से भी। और उसकी अच्छी खूबियाँ, उसकी स्टैंडेबिलिटी है, उसकी रंगत है और उसके अलावा जल्दी पकने की सलाहियत फसल की लॉजिंग नहीं होती, फसल की लॉजिंग नहीं होती, उसकी जल्द पकने की सलाहियत। वो लेट से लेट भी ज़िम्मेदार काश्त करके बहुत अच्छी पैदावार उससे ले रहे हैं। सर अगर बहारिया काश्त की बात करें तो उसमें कौन से बीज रिकमेंड करते हैं आप? जी, बहारिया काश्त के वाले से हमारे पास इस वक्त 6 हाइब्रिड्स हैं। DK 6724 है, DK 6103 है, DK 6317 है जो मार्केट लीडर है इस वक्त, DK 7024 है, DK 6321 है और इसके अलावा DK 9108 है जो अपनी खसूसियात के हवाले से मुख्तलिफ एरियाज़ में लोग मुख्तलिफ तरीके से पसंद करते हैं। और इनकी खूबी यही है कि जहाँ भी ये लग रहे हैं इनकी औसत पैदावार दूसरे बीजों की निस्बत बहुत बेहतर आ रही है, 10 से 15 मन। और फार्मर के लिए पैदावार बहुत अहम है। 10 से 15 मन अगर ये पैदावार बेहतर दे रहे हैं, इसी की वजह से हम मार्केट लीडर हैं। सर वजह क्या है? बाकी भी तो जाहिर है बीज हैं, तो ये डिकाल्ब की पैदावार क्यों ज़्यादा है 15 से 20%? देखें, क्लाइमेट चेंज आपके सामने है। पाकिस्तान का मौसम बहुत गर्म है, तो हाइब्रिड यहाँ पे वही कामयाब होंगे जिनमें गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत बेहतर होगी। उसके साथ साथ वो स्टे ग्रीन रहें, उनकी लॉजिंग ना हो और उसके साथ वो जल्दी पकने की सलाहियत भी हो ताकि फार्मर उनको जल्दी हार्वेस्ट करके वो मंडी में बेच भी सके। अच्छा सर, इस वक्त पाकिस्तान में मकई के हवाले से अगर बात करें तो साइलेज सेक्टर जो है वो बड़ा प्रमोट हो रहा है। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग साइलेज के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। तो एवरेज जो है वो 400-450 मन पैदावार लेते हैं साइलेज की फ़ी एकड़। तो डिकाल्ब का कौन सा बीज है जो इससे ज़्यादा पैदावार देता है और कौन कौन सा बीज है जो पाकिस्तान भर में साइलेज के लिए ख़ास तौर पर काश्त किया जा सकता है? जी, अगर बहारिया की बात करें तो हमारा बीज DK 7024 इस वक्त लीडिंग हाइब्रिड है साइलेज की पैदावार के वाले से। हम क्लेम करते हैं 600 मन से ज़्यादा, लेकिन हमारे कुछ फार्मर ऐसे भी हैं जो 700 मन से ज़्यादा भी इससे पैदावार ले चुके हैं। इसी तरह अगर मौसमी मकई की बात करें तो हमारे 2 हाइब्रिड हैं DK 6799 और DK 8022 जिनकी पैदावार इसी तरह ज़िम्मेदार 600 से 700 मन तक ले रहे हैं और इनसे बहुत मुतमईन हैं। जी रेहान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, बीज कलीदी किरदार अदा करता है अच्छी पैदावार के लिए, और जैसा रेहान साहब ने बताया कि डिकाल्ब जो है ये बुनियादी तौर पर 15 से 20% ज़्यादा पैदावार देता है दीगर बीजों की निस्बत। इसलिए आप भी इसी का इंतखाब करें ताकि अच्छी पैदावार आ सके। पाकिस्तान में किसान मकई की फ़ी एकड़ पैदावार 100 मन तक ले रहे हैं, जो हौसला अफजा है, मगर इसको बढ़ाकर 150 मन किया जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ऐसे किसान भी हैं जो 150 मन तक फ़ी एकड़ पैदावार ले रहे हैं। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको चंद ज़रूरी चीज़ें बताएंगे जो आपकी पैदावार को 100 मन से बढ़ाकर 150 मन तक ले जाएंगी। मुख्तसर ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारा किसान मकई की फ़ी एकड़ पैदावार 100 मन के करीब ले रहा है, जबकि 150 मन के करीब पैदावार ली जा सकती है। बीज की जेनेटिक पोटेंशियल भी 150 मन है, जबकि हमारी ज़मीनें भी जहां मकई काश्त की जाती है ज़रखेज़ हैं और किसान मेहनत भी बहुत करता है। सिर्फ 8 पॉइंट्स हैं जिन पे मज़ीद फोकस करके किसान 150 मन तक पहुंच सकता है। आइए आपको बताते हैं कि मकई काश्त के 8 क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं।
मकई की अच्छी पैदावार के लिए 8 बातों का ख्याल रखना इंतहाई जरूरी है। बीज का चुनाव करते वक्त फसल के मकासद को सामने रखें। जमीन की तैयारी अच्छी तरह करें। मकई की काश्त हमेशा वक्त पर करें। अगेती काश्त अच्छी पैदावार देती है। जमीन के टेस्ट और माहिरीन के मशवरे के बाद मुतनासिब खादों का इस्तेमाल करें और फसल को मुनासिब वक्त पर आबपाशी करें। इन बातों पर अमल करने के बाद आप भी 100 मन की रेस से निकलकर 150 मन फी एकड़ की रेस में शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान में मकई की काश्त 2 तरीके से की जाती है, बेड्स पर काश्त करना और फ्लैट ज़मीन पर काश्त करना, और इसके अलावा फी एकड़ पौधों की तादाद पूरी करना इंतहाई ज़रूरी होता है। आइए आपको बताते हैं कि पौधों की साइलेज के लिए और छल्लियों के लिए फी एकड़ तादाद कितनी होनी चाहिए और मकई को दुरुस्त तरीके से काश्त करने का क्या तरीका है। अनाज के लिए काश्त की गई मकई में फी एकड़ पौधों की तादाद 32 से 33 हजार होनी चाहिए, जबकि साइलेज के लिए काश्त की गई मकई की फी एकड़ पौधों की तादाद 36 से 37 हजार मुनासिब है। पौधों की तादाद इससे कम हुई तो यकीनन पैदावार में कमी होगी। मकई की काश्त हमेशा ड्रिल मशीन से करें। मशीन दस्तयाब ना हो तो हाथों से चोबे लगवाएं। छट्टे से काश्त की गई मकई की एवरेज पैदावार अच्छी नहीं आती। माहिरीन के मुताबिक बेड्स पर या खेलियों पर काश्त की गई मकई ज्यादा पैदावार देती है। खेलियों में काश्त करने की सूरत में कतार से कतार तक का फासला 26 से 27 इंच होना चाहिए, जबकि 22 से 24 इंच चौड़े बेड के दोनों किनारों पर बीज लगाएं। गुज़श्ता चंद सालों से फाल आर्मीवर्म नामी कीड़े ने मकई के काश्तकारों की नींदें हराम की हुई हैं। किसान इसे कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ जहर मिलाकर इस्तेमाल करता है, जिससे खदशा है कि ये कीड़ा जहरों के खिलाफ कुव्वते मुदाफ़त बना ले और फिर इसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। कपास की दास्तान हमारे सामने है। मकई के हशरात कौन कौन से हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ इमरान नदीम मौजूद हैं, माहिर हशरात हैं। उनसे पूछते हैं कि किसानों को क्या करना चाहिए। सर सबसे पहले जो शुरू की स्टेज पे आता है वो कॉम्पल की मक्खी, जिसको हम शूट फ्लाई कहते हैं सर। ये अगर हम टाइमली इसकी हम अगर सीड ट्रीटमेंट कर लें तो ये कीड़ा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद सर आता है मकई का गरुआ और फाल आर्मीवर्म। मकई का गरुआ तो पहले भी हमारे इधर काफ़ी मसला रहा है और उसको हम टाइमली अगर स्प्रे कर दें या IPM प्रैक्टिस कर लें तो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन आजकल जो नया कीड़ा आया फाल आर्मीवर्म, ये सर काफ़ी नुकसानदेह है। अगर इसके खिलाफ हम टाइमली मैनेजमेंट नहीं करते तो ये 35 से 40% तक फसल का नुकसान कर देता है। तो फाल आर्मीवर्म सर ये हमारा इधर का लोकल कीड़ा नहीं है। ये पहले लातीनी अमेरिका से शुरू होकर अफ्रीका में गया, अफ्रीका से ये हमारे बरसगीर में आ गया, बरसगीर से बाद में 2018-19 के बाद ये अब पाकिस्तान में रेगुलरली, खासकर हमारी जो खरीफ की फसल होती है सर उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और इसको मैनेज करने के लिए सर हमें काफ़ी सारी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। इनमें सबसे अच्छी वाइगो है बायर की, काफ़ी खतरख्वाह, इससे हमें कंट्रोल मिल सकता है। और ये कीड़ा सर ऐसा है कि ये जिस तरह स्टेम बोरर है उसका हमें वो निकल आता है डेड हार्ट। इसका जो है डेड हार्ट नहीं निकलता, ये जो तने के साथ ही जो होता है तने के साथ जुड़ा रहता है। इसकी जो होती है छूट और ये लैदा नहीं होती, तो इसलिए ये इसके इरेगुलर होल्स होते हैं। और ये दूसरे लश्करी सुंडी से और स्टेम बोरर से इसका काफ़ी डिफरेंस होता है। और इस कीट ज़मींदार को जो खासकर खरीफ की फसल है उसमें बहुत ज़्यादा ये नुकसान करता है रबी की निस्बत है। रबी की फसल में ये 6 से 10% तक मैक्सिमम इसका डैमेज होता है, लेकिन जो खरीफ की फसल है वो 50% तक ये कीड़ा डैमेज कर सकता है। तो इसके कंट्रोल के लिए हमें, जिस तरह मैंने पहले बताया, कि ये अद्वियात हैं और इसके अलावा जो जिनसी फंदे भी मार्केट में मौजूद हैं, अगर वो हम इंस्टॉल कर दें सर तो ये कीड़ा जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। अगर 3 फंदे हम फी एकड़ इस्तेमाल करें तो उससे हमें मॉनिटरिंग के लिए फ़ायदा मिलता है, इससे हमें पता चल जाता है कि कीड़े का हमला हो गया है। और अगर हम 8 फी एकड़ फंदे, जिनसी फंदे लगा दें तो उससे ये जो हमारी मैनेजमेंट के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है सर। जी ठीक है सर, IPM प्रैक्टिसेस किसानों को अपनानी चाहिए। ये फरमाइए कि जो इस कीड़े के ख़िलाफ़ हमारे किसान मुख्तलिफ जहरों का मिलाप करके जहर बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर आपको नहीं लगता कि ये फ्यूचर में हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है? ये जो इंसेक्ट है ये सुपर इंसेक्ट बन सकता है। जी सर आप वजह फरमा रहे हैं। जो हमारा ज़मींदार हजरात हैं वो काफ़ी दवाइयाँ जो मिक्स कर रहे हैं, उसकी वजह से जो मज़ामत का मसला है कि जो दवाइयों के खिलाफ मज़ामत आ जाती है कीड़ों में, वो बहुत ख़तरनाक है सर।
तो जो महकमा सिफारिश करता है कि एक वक्त में आप एक ही मोड ऑफ एक्शन की, एक ही किस्म की दवाई को इस्तेमाल करें, वो सर ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक वक्त में एक ही करें और महकमा जो सिफारिश करता है डोज है उसी के हिसाब से करें। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। मकई की फसल को अगर बचाना है तो यकीनन फाल आर्मी वर्म को कंट्रोल करना होगा, और उसके लिए जो तहकीकी इदारे हैं उनको और हुकूमत को और किसानों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है, वरना कपास की तबाही हम सब के सामने है। आपका शुक्रिया सर। इस वक्त हमारे साथ साहिवाल के मोहम्मद इब्रार साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, किसान क्या क्या गलतियां करता है जिससे पैदावार कम होती है? तो मकई को बर वक्त और टाइम पे काश्त करें, अगेती फसल ज़्यादा पैदावार देती है। उसके अलावा खाद और जो सर हमारे जो दो सीजन है मौसमी और बहारिया, इनमें क्या बेस्ट सीजन है सोइंग का? बहारिया मकई जनवरी के फर्स्ट वीक में वो बेहतरीन टाइम है और आइडियल टाइम है अच्छी पैदावार के लिए। जो मौसमी मकई है इसका बेहतरीन टाइम है जुलाई से 15 जुलाई तक, बेहतरीन टाइम है जो बेहतरीन पैदावार के लिए। सर आप मुख्तलिफ इक़साम के बीज इस्तेमाल करते हैं, ज़रा कंपैरिजन कीजिएगा कि किस बीज की कितनी प्रोडक्शन आती है फी एकड़? सर मैंने मुख्तलिफ बीज काश्त किए हैं, लेकिन डिकाल का 63-17 माशाल्लाह 150 मन से ज़्यादा पैदावार उसने दी है इस दफ़ा। और सर बाकी जो बीज हैं उनकी क्या पैदावार थी? उनकी पैदावार 100 से 115-120 मन फी एकड़ आई है, लेकिन डिकाल्ब ने 30 मन फी एकड़ के हिसाब से ज़्यादा पैदावार दी है। मसलन कि मेरी 40 एकड़ की जो है ना उसमें 20 एकड़ डिकाल्ब के थे, वो 150 मन से ज़्यादा पैदावार आई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि खादों का किस तरह आप इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी खाद किस वक्त डालते हैं? देखिए बुनियादी खादें तो पोटाश, फास्फोरस और यूरिया, ये तो बुनियादी खादें हैं ना। इसके अलावा भी जिंक और दूसरे जो कीमियाई अज्जा हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं फसल की बेहतरीन पैदावार के लिए। मैंने ये आलू की फसल के बाद जो मकई काश्त की है ना, उसमें 1 एकड़ पोटाश, 2 बोरी DAP और 4 बैग जो यूरिया के डाले हैं फिर। सर ये फरमाइएगा कि हशरात का कंट्रोल किस तरह करते हैं? हशरात का वो बर वक्त वो ना जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करके बेहतरीन जो अच्छी कंपनीज़ की है, उसके अलावा बर वक्त उनका अगर स्प्रे वगैरह करें तो वो ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो फसल के जो फी एकड़ पैदावार में कमी आ जाती है। जी इब्रार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने किसानों को कीमती मशवरे दिए और अपने तजर्बात से आगाह किया। मकई पाकिस्तान के लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री सेक्टर की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा कर रही है। किसान अच्छे बीज का चुनाव करके और बेहतर मैनेजमेंट से मजीद पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक मकई सेक्टर की बेहतरी में प्राइवेट सेक्टर का किरदार नुमाया नजर आ रहा है। हुकूमत के किरदार से इस सेक्टर को मजीद तकवीयत मिल सकती है। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद ज़रई हालात हाज़रा और मौसम की सूरत हाल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हालात हाज़रा पर बात करने के लिए साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साइम साहब फरमाइएगा, माशाल्लाह इस साल पाकिस्तान में जो मकई है वो अच्छी पैदावार हुई है और 23% एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। आप क्या समझते हैं ये कितना अहम है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? बहुत शुक्रिया बनी यामी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में मकई की जो पैदावार है वो हर साल बेहतर से बेहतर होती जा रही है। इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं उसमें एक तो बीज, हमारा मेजॉरिटी बीज जो सा है वो मकई में इस्तेमाल कर रहे हैं वो इम्पोर्टेड दरामदी बीज है और हाइब्रिड है, उसकी वजह से पैदावार में बहुत इजाफा हो रहा है। दूसरी बात ये कि अवेयरनेस, फार्मर है उसको अवेयरनेस आ चुकी है, वो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बहुत बेहतर तरीके से कर रहा है। ख़ुसूसी तौर पर मकई की फसल में पोटाश का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है जो कि पहले नहीं था। और तीसरी चीज़ है पेस्ट मैनेजमेंट भी अच्छी हो जाती है। इन सबको मिलाकर इस साल जो स्पेशल फैक्टर है, हमें मकई की फसल को क्लाइमेट ने बहुत फेवर किया है। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने मकई की जो एरेबल लैंड एरिया उसमें इजाफा करना होगा। उसका तरीकाकार ये है कि दो है कि हमारे पास इस वक्त 1.5 करोड़ एकड़ ज़मीन ऐसी पाकिस्तान में मौजूद है जिसको हम मामूली या ज़्यादा काविश करके उसको हम बात कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम गंदम की पैदावार जो थी पर एकड़ औसत पैदावार है उसमें इजाफा कर दें तो हम गंदम की पैदावार में अगर 10% इजाफा करते हैं जो कि पोटाश के बेहतर इस्तेमाल से हो सकती है तो हमें 20 लाख एकड़ ज़मीन जो सी स्पेयर हो जाएगी। साइंस साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाइए कि 5-10% आप जो कह रहे हैं इजाफा हो जाए गंदम की फसल में, तो ये कैसे मुमकिन है? हर साल गवर्नमेंट तो एफर्ट करती है, किसान भी एफर्ट करते हैं। देखिए इसमें ना जो तरीकाकार ये है कि गवर्नमेंट जो सी सब्सिडी दे रही है उसमें पोटाश को ऐड कर ले। पोटाश पाकिस्तान में ज़्यादातर दरामदी है और 25 किलोग्राम का जो बैग आपका आता है इम्पोर्ट होकर आता है
उस पर आपको फार्मर को पर एकड़ एक बैग लाजमी डालें। फार्मर अभी पोटाश नहीं डालता। और दूसरा, अगर जहाँ पे फार्मर बरानी इलाका जहाँ पे गंदम है, उधर आप इसके पोटाश को डालने के बजाय अगर आप पानी के साथ नहीं दे सकते तो आप इसके स्प्रे करवाएं। सैम साहब, क्या वजह है पाकिस्तान में ज़राअत का इतना बड़ा सेक्टर है, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, फिर भी इसको आज तक हम टैक्स नेट में नहीं ला सके? किस तरह इस पूरे सिस्टम को टैक्स नेट में ला के जो नेशन की इकॉनमी उसको बेहतर किया जा सकता है? आप देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में ज़रूरी अद्वियात, बीज और खादों का बिज़नेस है, वो तकरीबन उसकी वैल्यू जो सी है वो मिलाकर देखा जाए तो वो 2500 अरब की वैल्यू बनती है। और इसी तरीके से 2500 अरब का ये ख़रीदारी होती है। आप किसी भी डीलर शॉप पे चले जाएँ, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, टैक्स नेट में वो नहीं होते। जो फार्मर आपसे सब्सिडी लेना चाहता है या आपसे ज़रूरी कर्जाजात लेना चाहता है या अपने खाले पक्के करवाना चाहता है किसी भी फार्म में, वो फार्म इसकी मैनेजमेंट में इस्लाह चाहता है, तो उसको चाहिए अपने आप को टैक्स नेट में रजिस्टर करवाए। गवर्नमेंट इसके ऊपर फैसिलिटी कर सकती है फार्मर्स को। फार्मर्स के ऊपर इनकम टैक्स जो लगाना चाहती है गवर्नमेंट, उसको लगाए और उसके बदले उनको फैसिलिटी दे। सैम साहब, जो बड़े फार्मर हैं उनके ऊपर तो ज़रूर होना चाहिए। 10 एकड़ वालों को छोड़ दें, 20 वालों को छोड़ दें, जिनके पास सैकड़ों एकड़, हज़ारों एकड़, लाखों एकड़ ज़मीन है, तो वो क्यों नहीं टैक्स देते? और पिछले कुछ अरसे में कोशिशें भी की गई हैं, लेकिन आगे से वो बिल जो है वो मुस्तरद हो जाता है क्योंकि वहाँ सारे बैठे ही लैंडलॉर्ड हुए हैं। देखिए, आपकी बात भी वजन बहुत ज़्यादा है कि जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं मेजोरिटी लोग वो जागीरदार फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। वो कैसे इस बात को करेंगे कि हमारे ऊपर हम कुछ दें? पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि अशराफिया की जो मराहत है उसने गरीब के खून निचोड़ के वो मराहत जो सी है वो उनकी आबियारी की जा रही है। आए रोज़ आप देख लें बेनिफिट्स कैसे हैं, ब्यूरोक्रेसी के देख लें, आप किसी भी डिपार्टमेंट को ले लें, उसमें जो हाई अप्स हैं उनकी आप बेनिफिट्स देख लें, आप हैरान रह जाएंगे। तो इसको फ़िलहाल पाकिस्तान में आप 25 एकड़ से ऊपर जितने काश्तकार है उस पर लागू करें और नेक्स्ट स्टेप में देखें, टैक्स से किसी को मुहर्रा नहीं होना चाहिए। हाँ, 25 एकड़ से ऊपर काश्तकार उस पर लागू करें, जो 150 एकड़ या 100 एकड़ से ऊपर का काश्तकार उस पर ज़्यादा परसेंटेज बढ़ाएं। इसी तरह 25 एकड़ से नीचे काश्तकार के इस पर परसेंटेज कम कर दें, लेकिन टैक्स हर एक पे लगना चाहिए। सर, पूरी दुनिया में ये सिस्टम है, इवन अब तो इंडिया में भी कुछ स्टेट्स में लागू हो चुका है ज़राअत के फ़ी एकड़ टैक्स जो है, लेकिन पाकिस्तान में खैर अल्लाह करे ये भी हो जाए। साहब फरमाइएगा कि कपास का जो बीज है वो आज भी एक मुअम्मा बना हुआ है, जाली बीज माफिया बिल्कुल आज़ाद फिर रहा है। इस वक्त भी किसानों ने जो वैराइटीज़ लगाई थी वो नहीं निकली, वो डिफरेंट वैरायटी है, लगाया कुछ और था, निकला कुछ और है। ग्लाइफोसेट के नाम पे भी सीड बेचा गया, अब वो स्प्रे करते हैं ग्लाइफोसेट का तो पत्ते जल जाते हैं। तो ये क्या है, असल में इसके पीछे है कौन? देखिए, अगर आप पाकिस्तान में कपास की फेल्यूर की बात करें तो सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो सा है जिसको आप 90% क्रेडिट दे सकते हैं कपास की फेल्यूर का, वो आपका गैर मियारी बीज है। साइंटिस्ट ने अपने ज़ाती मफाद के लिए जो कंपनीज़ का माफिया था सीड कंपनीज़ के साथ, उनके साथ मिलकर कच्ची वैरायटी कहते हैं जो कि पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो पाती लैब ट्रायल्स में, उसको मार्केट कर दिया और फिर उसको ज़्यादा बेचने के लिए उस वैरायटी के अंदर मिक्सिंग करके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके आपने मिलावटशुदा वैरायटीज़ को आम कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान दुनिया के बदकिस्मत ममालिक में है जहाँ सरकारी तौर पर इस बात का कहा जाता है कि अगर आपका 60% बीज कपास का जेमिनेशन कर दे तो वो प्योर है। खुदा का खौफ करें, पूरी दुनिया में जो रेट है वो 95% होता है और बहुत कम स्टैंडर्ड कर लेते 90% पे आते हैं। ये वाद मुल्क में वाद पैदावार दे दी कि आपने 60% जिसको आप प्योरिटी की बात करें, इसका मतलब है कि जो किसान भी लगाएगा बीज, हफ्ते बाद 10 दिन बाद उसकी जर्मिनेशन होगी, उसको 40% मिनिमम सीड दोबारा लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगाएगा पैदावार कम आएगी। बिल्कुल साहब साहब, इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब साहब हैं वो बड़े एक्टिव हैं कपास के ऊपर और बाकी ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। उनसे एक दरख्वास्त करते हैं हम मिल के कि वो एक कमेटी बनाएं जो इंक्वायरी करे कि पाकिस्तान में जो कॉटन के सीड के साथ खिलवाड़ हुआ है उसका असल ज़िम्मेदार कौन है। जिसके बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस इंक्वायरी के जो सिरे हैं वो आपको प्राइवेट माफिया, हुकूमती जो ज़राअत अफसरान, रिसर्च के अदारे और एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, ये सब लोग इसमें शामिल होंगे, इसके साथ डीलर्स भी और किसान पिसा इसमें, जो पिसा इसमें किसान है, पीसी इसमें पाकिस्तान की मईशत है, पीसी इसमें पाकिस्तान की रियासत है। लेकिन रियासत को मैं इसलिए कसूरवार कहूँगा पिसने के बावजूद कि रियासत जिम्मेदार होती है हर किस्म की मॉनिटरिंग की, अगर वो नहीं कर पाती थी उसका फेल्यूर है, बेशक वो उसका नुकसान भुगत रही हो। जी साहिब साहब, इस वक्त हमारे साथ असलम चौधरी साहब मौजूद हैं। मौसम काफ़ी आजकल गर्म है, उनसे पूछते हैं कि ये गर्म मौसम कब तक जारी रहेगा, कहाँ कहाँ बारिश मतवक्क है पाकिस्तान में। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा। शुक्रिया बेनियामीन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की फ़ोरकास्ट इस तरह की होगी। अगले हफ्ते ज़्यादातर प्री मानसून की बारिशें शुरू होगी, इससे टेम्परेचर भी कम होंगे और मौसम खुशगवार होगा। इस्लामाबाद में आने वाले वीक के दौरान बारिश के चांसेस है और मूसलाधार बारिश होगी।
लाहौर समेत पोठोआ रीजन जिसमें जेलम, चकवाल, अटक वगैरह शामिल है, गुजरांवाला, इन इलाकों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। साउथ पंजाब में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। सिंध में अपर सिंध है, उसमें बारिश के चांसेस है जिसमें सखर, जैकोबार, लाड़काना शामिल है। और कराची में मौसम जुज़वी अबरूद रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान में साउथ बलूचिस्तान, उसमें ज़्यादातर मौसम खुश्क रहेगा, जबकि ज़ियारत, ज़ोब, कलात, नसीराबाद, बारखान इन इलाकों में बारिश होगी। केपी में पेशावर समेत अपर केपी जिसमें मालाकंड, एबटाबाद, सवात, मानसरा इन इलाकों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश होगी और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। जी ठीक सर, फरमाइएगा कि इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो जनूबी पंजाब में और सिंध के अक्सर इलाकों में 45 तक पहुंच चुका है, तो आइंदा हफ्ते क्या दर्जा हरारत रहने के इम्कानात हैं? टेम्परेचर की बात की जाए तो अगले वीक के दौरान टेम्परेचर मामूल से भी कम रहेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड और लाहौर में 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कोयटा में 34 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मुजफ्फराबाद में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। और इस वीक में ईद भी आ रही, तो ईद कुर्बान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुशगवार होगा, इसलिए ईद भी अच्छी होगी। जी असलम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी साइंस फरमाइएगा, इस वक्त जो गर्मी की लहर है, हीट वेव है, ये किस तरह ज़रात को मुतासर कर रही है? इस वक्त हीट वेव बहुत शदीद है। गर्मी के दौरान में कहीं के इलाकों में आपको बारिशें भी मुतवक्को हैं। अच्छा, बारिशें हो भी रही हैं और आगे भी मुतवक्को हैं। स्पेशली जो कपास के इलाके हैं उनके अंदर बारिशों के बाद जो हफ्स पैदा होता है वो सफ़ेद मक्खी की जो उनसे हमले के अंदर बहुत शिद्दत पैदा कर देता है। तो जो किसान आज़ाद जिन्होंने कपास लगाई है वो अभी से प्रॉपर हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर सफ़ेद मक्खी के तदारुक के लिए स्प्रे का बाकायदा स्प्रे करें और इसमें आप कमी ना आने दें। जो आपका महीना ये जो सा होगा जून का एंड से लेकर आपका 15 अगस्त तक, ये पीक एरिया आपका, इसमें आपने 1.5 महीने में अपने आप को अपनी फसल को बेहतर पैदावार के लिए सफ़ेद मक्खी से बचाना है। जी साइम साहब, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।